पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए जुल्म और अत्याचार की करेंगे। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाज और हमलावरों ने हिंदू परिवारों के साथ जो किया, जिस तरह से घर को जलाया, दुकानें फूंक डाली, बहन बेटियों के कपड़े उतारे, महिलाओं को बेआबरू कर शरीर नोचने के लिए दौड़े, ये सब सुनकर शरीर सिहर उठ रहा है। उस खौफनाक रात की कहानी सुनिए उनकी जुबानी, जो इस हिंसा के गवाह भी हैं और पीड़ित भी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ स्टेशन पर रोते बिलखते ये वो हिंदू हैं जिनकी जिंदगी मुर्शिदाबाद हिंसा में बर्बाद हो गई। गोद में 7-8 महीने के मासूम को लेकर अचानक इस महिला की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। हिंसा की भयावह रात की दहशत इनकी आंखों में तैरने लगती है। आंसू पोंछकर ये बच्चे को निहारती है और अगले ही पल भविष्य की सोचकर दिल धक से बैठ जाता है। वक्त संशोधन कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा का जो तांडव मचा, पिंकी और रेखा जैसी न जाने कितनी हिंदू महिलाएं उसकी गवाह भी हैं और पीड़िता भी। घर से हम लोग भाग के पाकुड़ आ गए। जैसे लड़की लोगों का ऊपर टॉर्चर ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरा लड़की है, फिर उसको लिए आना पड़ा। मुर्शिदाबाद से तकरीबन 250 परिवार अपनी जान बचाने के लिए झारखंड भाग कर आया है। कुछ लोग राहत शिविर में तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। हिंसा के बाद किसी तरह ये लोग झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज पहुंचे हैं। न्यूज 18 रिपोर्टर ने जब इनसे सवाल पूछा तो पाकुड़ स्टेशन पर ये भपक कर रोने लगी। उस रात का दर्द सुनाने की न तो हिम्मत है न ही कलेजा। भय इतना है कि रात में इन्हें नींद तक नहीं आ रही। हमारा जान खत्म हो गया, तो ये सब गाड़ी में रख के दिया है, चलो भाई पहुंचा देते तुम लोग। इनके जीवन का चैन छीन चुका है, रातों की नींद उड़ गई है। इनके कानों में मारो मारो की आवाज अभी भी गूंज रही है। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जो आरोपी मुसलमान एक साथ रहते थे वो अचानक हैवान कैसे बन गए। दुख दर्द बांटने वाले जुल्म कैसे ढाने लगे, महिलाओं के कपड़े क्यों नोचने लगे, बेटियों को बेआबरू क्यों करने लगे। इंसान को जानवर बनते देर नहीं लगा। इन पीड़ित महिलाओं ने हिंसा की उस रात अपनी आंखों देखी, खुद बताई। के कारण लोग क्या जो यूज कर रहा है, कुछ भी ऐसा यूज कर रहा है जो फट से आग पकड़ ले रहा है, पेट्रोल से भी ज्यादा। तो उसका ये दरवाजा था लकड़ी का था। 10 मिनट बाद देख रहे बहुत जोर से आग आ रहा था। कोई नदी पार कर पहुंचा है तो कोई सड़क से, किसी ने रातों रात ट्रेन पकड़ ली। न जाने इन हिंदू महिलाओं को कयामत की उस रात हिम्मत कहां से आ गई। ये जान बचाकर तो भाग आईं, लेकिन न तो दवा उठा पाई, न ही बच्चे के लिए दूध या भोजन। हैवानियत की रात पलायन कर झारखंड आए हिंदू परिवारों की आंखों में छप सी गई है, जो शायद ही कभी उतरे। पाकुड़ और साहिबगंज से संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीड़ित हिंदुओं के साथ जो कुछ भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ, वो मंजर उनकी आंखों से कभी उतरने वाला नहीं। घर परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खोने का गम उनके जहन में आजीवन रहेगा। दंगे में सुहाग और सिंदूर उजड़ गया, हिंसा में मांग और गोद दोनों सूनी हो गई। भला इसे कौन भूल सकता है। दिल दहला देने वाली इस घटना पर राजनीतिक दल के नेताओं का भी खून खौल रहा है। एक सुर में बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ी आ गया, गाड़ी आ गया। इतना साहस से नहीं छोड़ेंगे दुनिया, ऐसे छोड़ेंगे। ये वो डरे हुए हिंदू परिवार के लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज पहुंचे हैं। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ये अपनों के पास सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। इनकी आंखों में जितने आंसू हैं, उससे कहीं ज्यादा डर है, खौफ है, दहशत है, भय है उस काली रात की, जिसे ये जिंदगी में दोबारा कभी न देखना चाहें। भरे हुए गले और दबी जुबान में दर्द की जो ये कहानी बयां कर रहे हैं, उसे सुनकर लोगों का कलेजा फट रहा है। सियासतदानों का भी गुस्सा थम नहीं रहा।
बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फायर हैं। स्वाभाविक रूप से जब सत्ता का संरक्षण इन जिहादियों को मिल जाता है तो उनका पारा तो 7वें आसमान पर चल जाता है ना। वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, ये चिंता का विषय है। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा का दोषी ठहरा रही है। बंगाल सरकार को कांग्रेस गलत बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये शर्मनाक है कि जितने देर हिंदुओं के घर, मकान, दुकान जलते रहे, हिंदुओं की हत्या होती रही, ममता दीदी की पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। जो कुछ मुस्लिम टेररिस्ट जो हैं, जो बांग्लादेश से आके वहाँ पे उनके लिए वो सेफ जोन बन गया है। विरोध है, लेकिन हमें जो जानकारी आ रही है भाजपा के लोग हैं वहाँ, पब्लिक नहीं है। भाजपा के लोगों के साथ जो भी घटनाएं घटी मैं उसे कंडेम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बांग्लादेशी आतंकियों के लिए सेफ जोन बन गया है। बांग्लादेशी आतंकी ममता राज में मुर्शिदाबाद में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ जेएमएम केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। ममता अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो केंद्र कदम क्यों नहीं उठा रहा? मणिपुर जल रहा है अलग, अब मुर्शिदाबाद में ऐसी घटनाएं क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? चुप क्यों, मौन क्यों बैठे हैं? सरकार की बात छोड़िए ना, सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगी तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। राजनीतिक दलों के नेता मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हिंसा का जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश के घुसपैठियों और उपद्रवियों को जिहादी बता रहे हैं। बंगाल की ममता सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुर्शिदाबाद में स्थिति कब तक सामान्य होती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष रशीद रजा और पार्टी के एक अन्य गुट के बीच आपस में जमकर मारपीट हो गई। कांग्रेसियों ने रणधीर वर्मा चौक पर घंटों बवाल और हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के बेटे और भाई ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर लोहे के रॉड और पाइप से हमला कर दिया। इस दौरान कवरेज करने के दौरान पत्रकार पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। कैमरा को भी तोड़ दिया गया है, जिसमें एक मीडिया कर्मी घायल भी हो गया। वहीं कांग्रेस नेता नवनीत नीरज कुमार ने कांग्रेस नेताओं के दो गुट में मारपीट हंगामे को लेकर खेद जताया है और पत्रकार पर हमले को लेकर माफी भी मांगी है। जो है आपस में लड़ाई करने लगा, डंडा दो गुट करने लगा। उसमें फिर देखे कुछ पत्रकार बंधु भी उधर से, उनके ऊपर भी कुछ असमंजस तत्व लोग जो है हमला किया। देखे बस गाड़ी लेकर आया 2-4 वहाँ पे गाड़ी रॉड वगैरह निकाल के एक बैग मारपीट, एक बैग किसको मार रहा था नहीं मार रहा था ये हमको नहीं जानकारी। देखिए कांग्रेस के थे, कौन थे ये हम नहीं बता सकते, हम नहीं पहचाने, हम लोग अननोन यहाँ पे हैं। हम लोग बैठ के सिर्फ देख रहे थे, बीच में सिर्फ बीच बचाव कर रहे हैं। बीच बचाव कर रहे हैं। किया जा रहा है, उन लोग को जो आदमी मारपीट किए हैं उनको धरपकड़ किया जाएगा। और अभी तो अनुसंधान का मामला है। शिकायत मिला कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो प्रेस वाले लोग को मारपीट किया, मोबाइल छीन लिए। वो अपने में भी लड़े थे। हाँ, वो लोग दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये लोग तो मीडिया लोग को तो प्रचार प्रसार करना हर चीज का काम है, वो करने के लिए गए हुए। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से मजबूत होकर उभरे हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकार पर तो उनकी पकड़ मजबूत थी, अब जेएमएम की कमान भी पूरी तरह अपने हाथ में लेने के बाद एक संगठनकर्ता के तौर पर अब उनकी पहचान मजबूत हुई है। विपक्ष के लगातार वंशवाद के आरोपों के बावजूद हेमंत की हिम्मत को फिलहाल चुनौती देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट वंशवादी पार्टियों से परेशानी है क्या भाजपा को? जो वंश का वारिस है वही नेता है। कि परिवारवादी पार्टी साल 2024 विधानसभा चुनाव के बाद 2025 में जेएमएम का 13वां अधिवेशन झारखंड के सियासी इतिहास में एक बड़ी तारीख के रूप में याद किया जाएगा।
कम से कम हेमंत सोरेन के लिहाज से जरूर ही पहले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की प्रचंड जीत और अब जेएमएम के अधिवेशन में पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और भी मजबूत बनकर उभरे हैं। सरकार के साथ साथ संगठन में उनकी पकड़ और पैठ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। दोनों मोर्चे पर फिलहाल उन्हें चुनौती देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। पार्टी अब हेमंत सोरेन जी की है, जिसको रहना हो रहे, नहीं रहना हो मत रहे। आप विरोध करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वोट पड़ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अंतवादी पार्टियों से परेशानी है क्या भाजपा को? तब तो चिराग पासवान के साथ गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि जेएमएम से बाहर की दुनिया में विरोधी उन पर और उनकी पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास ही वंशवाद के ताने बाने से बुना होता है और वहीं उनके नेतृत्व की मजबूती और उनके वोट बैंक का आधार भी होता है। वंशवाद के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है और आने वाले 25 साल तक झारखंड में दूसरी पार्टी के लिए नो वैकेंसी का दावा भी किया है। कि परिवारवादी पार्टी जहां पर एक ही परिवार से सभी पदों को सुशोभित करने का काम करता है, बंधुआ मजदूर की तरह पार्टी के वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ कार्यकर्ता ताली बजाते हैं। तो वंश का वारिस है, वही नेता है। और खास तौर से तब तो और भी स्थिति दूसरे नेताओं की खराब, जबकि वो वारिस जो है वो पार्टी को जिता रहा है। से एक नारा कल्पना सोरेन जी ने बुलंद की कि हेमंत सरकार बारंबार, तो आने वाले 20-25 वर्षों तक कहीं कोई पॉलिटिकल वैकेंसी नहीं। सरकार के बाद अब संगठन में भी हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरे हैं और इतिहास गवाह रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का एक अपना अलग मिजाज रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में फिलहाल हेमंत का मौसम चल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी रांची के ऑफिस पहुंचे और अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। जेएमएम के 13वें महाधिवेशन में उन्हें पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पहुंचे और करीब 1 घंटे तक रुककर पार्टी कार्यालय का मुआयना भी किया। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए पार्टी की हर समस्या का समाधान निकालने की बात कही। ऑफिस में है, एक ये भी जिम्मेवारी है और पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर हम लोग आगे काम करेंगे। अब देखिए, अब तो कल ही महाधिवेशन कंप्लीट हुआ है, थोड़ा समय बीतने दीजिए। चुनाव पहला होगा दादा आपके सामने अध्यक्ष के तौर पे। सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। क्या पत्थर माफिया इतने बेखौफ हो सकते हैं कि पहाड़ की तलहटी बेचने के बाद अब पूरे पहाड़ को ही गायब करने की कोशिश में जुट जाएं? गढ़वा में गड्ढे में 4 बच्चों के डूबने की घटना के बाद जब प्रशासन ने जांच शुरू की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। गढ़वा में बेखौफ बना पत्थर माफिया। उड़सुगी गांव में पहाड़ पर नजर, पहाड़ की तलहटी काटकर की गायब। अब पहाड़ काटने की तैयारी। गढ़वा में पत्थर माफिया बेखौफ बने हुए हैं। हिमाकत इतने कि अब पूरे पहाड़ को ही गायब कर देना चाहते हैं। माफिया ने जिला मुख्यालय के उड़सुगी गांव में पूरे इलाके को ही अवैध खनन का अड्डा बना रखा है। पानी से भरे गड्ढे में 4 बच्चों की मौत के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में है। लोगों की माने तो यहाँ बड़े पैमाने पर लंबे समय से अवैध खनन जारी है और अगर प्रशासन समय रहते जागता तो बच्चों की मौत नहीं होती। अवैध है और ये बच्चे लोग जो हैं कि अवैध खनन के चलते गड्ढा में गलती से चाहे जैसे भी
अपना जान गंवा दी है, सराहनीय गलत चीज है। खजूर का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से पहाड़ का स्ट्रेंज बना हुआ है, मतलब वो खोद दिया है अपना जमीन, और उससे नीचे इधर जीएम लैंड है, तो पहाड़ भी तो जीएम लैंड में ही है टोटल। तो उसको साथ बोलिए कि पहाड़ भी खोदा है या फिर ऐसे भी मान लीजिए। 4 बच्चों की मौत पर प्रशासन की टीम मौके पर जब पहुंची तो हालात देखकर भौचक्का रह गई। 2 घंटे पहले भी इलाके में खनन किया गया था। जांच में बिना किसी की मंजूरी के ही खनन की पुष्टि हुई। अब अधिकारी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। बोला है कि आप देखिए, ये अवैध उत्खनन का मामला अगर है, प्रथम दृष्टया तो अवैध उत्खनन का मामला ही है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। दौरान यह देखा गया है कि पहाड़ की तलहटी में नीचे की ओर मिट्टी का कटाव किया गया है, जो भविष्य में खतरे का संकेत भी है, और कोशिश यह रहेगी कि दोषियों को चिन्हित किया जाए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। 4 बच्चों की मौत के बाद जख्म अभी भी हरा है। बेखौफ खनन माफियाओं की करतूत का भी खुलासा हो चुका है। अब जरूरत है पत्थर माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर ना तो किसी मां की गोद उजड़े और ना ही सरकारी राजस्व को हानि हो। देखना होगा कि इस बार कार्रवाई क्या होती है, या फिर से ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कश्यप की रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द